और अब एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। हम इसको थ्योरम के तौर पर पढ़ेंगे। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम समझने के लिए ये फाउंडेशन है, मतलब इस लॉ को समझना ही पड़ेगा आपको। तो प्रूफ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम चेबिशेव से आगे शुरू करेंगे। उसी में कुछ बदलाव किया हुआ है। पहले मैं स्टेटमेंट लिखा दूं। अब सीक्वेंस ले रहे हैं हम, एक या दो वेरिएट नहीं ले रहे हैं। लेट इट्स से बी a sequence of random variates and कुछ नए सिंबल है एस एन। एस एन तो सबका सम ले लो। तो इट्स आई, आई फ्रॉम 1 to n, पार्शियल सम कहते हैं जिसको हम लोग एनालिसिस में विद विद ऐसे कर लेते हैं। बी एन ले लेते हैं, वेरिएंस ऑफ एस एन। ये जो आपने एस एन निकाला, इसका वेरिएंस। और हम इसको बाउंडेड मान रहे हैं, मतलब ये लेस देन इंफिनिटी। तो जैसे मैथ्स वालों ने ही किया होगा ये, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो जो पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब उसमें भी हम सीक्वेंस ले आए अब एक दो वेरिएबल के बजाय, मॉड ऑफ एस एन अपॉन एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन अपॉन एन, दिस मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा होगा। इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी 100% है, मतलब 1 है। प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडेड ही गड़बड़ करेगा बाद में। पी एन अपॉन एन स्क्वायर टेंड्स टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो आप समझिए होंगे पूरा एक्सप्रेशन प्योर मैथ्स का जैसे है। ये प्रूफ करना है। इसको हम कहते हैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। नंबर बहुत हैं क्योंकि लार्ज नंबर मतलब सीक्वेंस है पूरा। और ध्यान दीजिए क्या क्या है। जो सीक्वेंस है उसका पार्शियल सम एस एन है, और उन एस एन का वेरिएंस जो है हमेशा बाउंडेड है, मतलब बी एन। तो फिर हर एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन कुछ भी ले लीजिए, एस एन अपॉन एन और उसका मीन, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन अपॉन एन का जो डिफरेंस है वो किसी भी एप्सिलॉन से कम होने के पूरे पूरे चांस है, 100%। इसका मतलब ये हुआ कि मीन इक्वल टू एस एन अपॉन एन ही हुआ। फिर दोनों बराबर आएंगे तभी वो एप्सिलॉन से छोटे हो पाएंगे। तो ये कहा गया है। देखिए प्लीज कैसे सॉल्व करें हम। इसको अभी तक एक्स ले रहे थे यहाँ पर, तो इसको एक्स ही मान लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू एस एन अपॉन एन, तो दूसरा मीन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। मीन तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन अपॉन एन, वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब वेरिएंस ऑफ एस एन अपॉन एन। आप लोगों को मैंने ऐसे बताया होगा, वेरिएंस ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ऐसा आया था कहीं? यस सर। तो इस हिसाब से यहाँ ए 1/n है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/n² और वेरिएंस ऑफ एस एन। वेरिएंस ऑफ एस एन जरा देखिए तो प्लीज यहाँ पर, बी एन है, तो ये बी एन अपॉन एन स्क्वायर आ गया। तो वेरिएंस और एक्स आपके पास बी एन अपॉन एन स्क्वायर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, हाँ। तो फिर चेबीशेव लगा दीजिए, यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, ठीक है, मतलब मीन मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ये निकालना है। तो क्या था वो याद है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - वेरिएंस एट्स अपॉन सी स्क्वायर था, तो यहाँ एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? 1 - वेरिएंस एट्स आपने पहले निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा bn अपॉन एन स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक हो गया। तो फिर bn अपॉन एन एन स्क्वायर तो आपने पहले ही कहा, सिंस ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, जीरो को जा रही है, सिंस bn अपॉन एन स्क्वायर टेंड्स टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हमने प्रोवाइडेड में देखो आप, ये लिया हुआ है। सो तो बेटा अगर ये लिमिट जीरो की तरफ जा रही है ऑलरेडी पहले ही, और एप्सिलॉन तो पॉजिटिव है, तो लिमिट केवल एन पे ही लेनी है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स टी, जो आप चाहें तो दोबारा आप लिख लें एस एन अपॉन एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन अपॉन एन मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट यहाँ भी लगा लीजिए फिर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 - बी एन अपॉन एन स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर। तो भाई बी एन अपॉन एन स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, जीरो अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर जीरो ही होगा, तो ये वन आ जाएगा या नहीं? यस सर। अच्छा, इसका मतलब ये लिमिटिंग केस में ये जो प्रोबेबिलिटी है ये वन या उससे ज्यादा होनी चाहिए ना, यही तो आया रिलेशन। लेकिन वन से ज्यादा नहीं प्रोबेबिलिटी हो वन सकती से सर, ज्यादा बराबर। हो नहीं सकती, तो फिर ये वन ही होगी। हो गया प्रूफ। दिस इज कॉल्ड वीट लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। प्रूफ हो गया है। लास्ट में 8 लाइन और लिखनी है जो मैंने नहीं लिखी, आप लोग लिख लीजिएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन, सो इक्वलिटी वाला जो रिलेशन होगा वो होल्ड करेगा, मतलब ये बराबर वन हो जाएगा। तो किसी वेरिएबल एस एन अपॉन एन को एक्स माना है आपने, और उसका मीन कॉन्साइड करने वाले स्टेज में आ जाएंगे, तभी लेस देन एप्सिलॉन का मतलब यही हुआ, हर एप्सिलॉन से छोटा होने के पूरे पूरे चांसेस। धीरे धीरे इसके एप्लीकेशन जब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे, अभी जितना मैथमेटिकल है वो समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो बी एन अपॉन एन स्क्वायर वाली कंडीशन है ना, टेंड्स टू जीरो, बच्चों ये सफिशिएंट कंडीशन है, ये नेसेसरी नहीं है। ये किसी एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है CSIR नेट पे भी, तो नीचे मैं नोट करके लिखाता हूँ, अब नोट करके कुछ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट, द कंडीशन बी एन अपॉन एन स्क्वायर टेंड्स टू जीरो as n tends to infinity is sufficient but not necessary। अब मेरा ध्यान हमेशा इस तरह की चीजों पे ज्यादा रहता है, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस हो जाते हैं क्वेश्चंस में। मतलब इसका क्या हुआ? दैट इज, अगर इतना होता है तो ये पर्याप्त है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मतलब इफ, कभी अगर मैंने लिमिट लगा दी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बी एन अपॉन एन स्क्वायर जीरो आ गया, तो फिर वीट लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स मे और मे नॉट होल्ड, इसका ये मतलब हुआ मे और, नेसेसरी नहीं है ना, मे नॉट होल्ड, ऐसा समझ लीजिए।
दूसरा इतना हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अगर सोचें, मैं उस पर जाऊंगा नहीं लेकिन बता देता हूँ। इफ इट्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्मली बाउंडेड कर देते हैं वेरिएट्स। पहले हमने ये नहीं लिया था वर्ड, सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्मली बाउंडेड। पहले से ही अगर आप ऐसा ले रहे हैं बाउंडेड वेरिएट्स, मतलब एनालिसिस होता वेरिएबल लिखते हैं बस। अगर आपने सीक्वेंस की हर टर्म बाउंडेड कर रखी और ये यूनिफॉर्म बाउंड मिल रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म का मतलब समझ ही रहे होंगे, तो सब पे लागू हो जाएगा, उससे ऊपर कोई नहीं जाएगा या उससे नीचे भी नहीं। तो यूनिफॉर्म बाउंड अगर मिल पा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देन द कंडीशन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn upon n square equal to 0 is necessary as well as sufficient, is necessary as well as sufficient for, किसके लिए, WLLN। फिर ये ठीक है, अगर यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस है तो, अगर खाली सीक्वेंस ले रहे हैं तो फिर आप मेरे ख्याल से दोनों बातें समझ रहे होंगे आप। अब ये तो तब है जब ये जीरो आए, तब तो आप श्योर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी किसी सवाल में ये जीरो आए ही ना, अगर ऐसा हो जाए तो तब क्या कह सकते हैं आप, देन वीट लॉ ऑफ लार्ज नंबर डज नॉट हो। तब तो फिर ठीक ही हुआ, फिर तो कोई डाउट ही नहीं। आप इसको बच्चों इससे कंपेयर करो, मैं आपको समझाता हूँ। कन्वर्जेंस जब आप लोग सीरीज में पढ़ते थे तो आप लोग देखते थे कि जो लिमिट ए एन था, एन टेंडिंग टू जनरल टर्म, वो जीरो होना, यहाँ भी वही था ना। हेलो, यहाँ क्या था, ये नेसेसरी था सफिशिएंट नहीं था। अगर आप कोई सीरीज को कन्वर्जेंट चाहते हैं रियल एनालिसिस में तो उसकी जनरल टर्म जीरो होनी चाहिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 1/n अगर आपके पास सीरीज है तो जनरल टर्म जीरो जाएगी, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं थी। लेकिन अगर ये जीरो ना हो तो फिर गारंटी दे सकते थे ना कि फिर तो कन्वर्जेंस है ही नहीं। अरे याद नहीं आ रहा यस कुछ, सर। रियल में तो वैसा ही कुछ ही है। अगर ये जीरो ना आए तो फिर बढ़िया हो गया, फिर तो आप कह ही नहीं सकते, ये WLLM लागू ही नहीं होगा फिर तो। वो तभी लागू होगा उस टेस्ट सिचुएशन जीरो, जब ये लिमिट जीरो की ओर जा रही हो। यस सर। हम्म। सर, जो नोट वन है उसमें फिर ये आपने जो अभी बताया इससे तो ये दिखता है कि ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं। हम्म। हम्म। क्योंकि ऊपर लिखा है ना सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, पर सफिशिएंट तो वो होता है ना कि अगर है तो वो रिजल्ट जो इम्प्लाई कर रहे हो वो होगा ही होगा। पर नेसेसरी मीन्स ये होता है कि मतलब नॉट नेसेसरी मीन्स कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट ला रहे हैं। हाँ, मैं आगे वो एग्जांपल्स पे लाऊंगा भी अभी, उन एग्जांपल्स में हम बात करेंगे। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं आप। हेलो, यस सर। क्वेश्चंस के थ्रू समझाएं तो ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि लैंग्वेज में तो हम पचासों बार एनालिसिस में ये सब चीजें पढ़ ही चुके हैं कि क्या नेसेसरी है और क्या सफिशिएंट है। अच्छा, उसके बाद चलिए एक क्वेश्चंस पे फोकस कर लें तो ज्यादा सही रहता है।
जैसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कोई छोटा सा, सो दैट the WLLN holds for a sequence of independent नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता हूँ, म्यू सिग्मा स्क्वायर वेरिएट्स, इनके लिए होल्ड करता है। छोटा सवाल हो गया। तो पूरा सीक्वेंस होगा, तो मान लो एक्स जे है कोई, दैट इज म्यू सिग्मा स्क्वायर, सभी का इतना ही आ रहा है नॉर्मल मीन और वेरिएंस। जे आपके पास 1 2 3, एन मान लो, फिर एन इन्फिनिटी ले आ देंगे। ठीक हो गया। तो फिर बी एन क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स जे J 1 to N। वेरिएंस सबका सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा स्क्वायर 1 से n बार आएगा, तो n सिग्मा स्क्वायर हो गया। सब बराबर ही है, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है। आपने ये पहले लिखा है इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरिएंस नहीं आएगा। अदरवाइज मैंने ये फॉर्मूला भी आपको लिखाया था, वेरिएंस ऑफ ax + by वाला। तो इसमें आपने ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x + b² वेरिएंस ऑफ y प्लस कोवेरिएंस आया था ए बी टाइम्स, आपको याद हो तो ऐसा आया था ना, कोवेरिएंस था। यस सर। ये लिखाया होगा मैंने शुरू में, जब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पढ़ाया है एमजीएफ वाले चैप्टर में। एज एक्स टे आर इंडिपेंडेंट, तो फिर कोवेरिएंस आना नहीं है, तो हर एक का अलग अलग जुड़ जाएगा। ठीक हो गया। नाउ bn/n² करें तो n सिग्मा स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, मतलब सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो फिर अगर लिमिट लगा लें n टेंडिंग टू इंफिनिटी, bn/n² तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होल्ड करेगा। ये अगर 0 नहीं आता फिर तो आप कह ही नहीं पाते। ये आ गया। तो इस सीक्वेंस के लिए ये होल्ड कर रहा है। आ, कहीं ऐसा जहां ना करे। एक सवाल इस पे भी करते हैं, जहां आप श्योर नहीं है फिर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएट दे रखे हैं यहाँ पे। एक सीक्वेंस है इंडिपेंडेंट वेरिएट्स का, जहां प्रोबेबिलिटी एट स्टेट जो है वो 2 k⁴ अल्फा है। तो अल्फा इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, मतलब 50% है। तो अल्फा क्या होना चाहिए कि WLLN लागू। हम्म, आपके पास जो एट स्टेट की वैल्यू आ रही है वो दो वैल्यू है, +/- 2 k⁴ अल्फा। मतलब आप ठीक है, ये है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है दोनों की, प्लस में भी और माइनस में भी। मतलब वो ये कह रहे हैं फॉर दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्स चेंज, दोनों के लिए हाफ है। ठीक है, प्लस लेते हैं तब भी,
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एट स्टेट क्या आ जाएगा फिर? अगर आप टू प्लस में लेते हैं, टू टी पावर अल्फा, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और माइनस टू टी पावर अल्फा लेते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ये तो जीरो आ जाएगा फिर, मीन जीरो हो गया यहाँ पर आपके पास। अब निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी स्क्वायर। वेरिएंस निकालने के लिए चाहिए हमें, तो टू टी पावर अल्फा का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस माइनस टू टी पावर अल्फा का स्क्वायर इंटू 1/2। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, फोर टी पावर टू अल्फा प्लस फोर टी पावर टू अल्फा, तो एट। तो फोर टी पावर टू अल्फा। तो वेरिएंस एट स्टेट आ जाएगा e टू द पावर एट स्टे स्क्वायर माइनस e टू द पावर एट स्टे होल स्क्वायर। तो जीरो था तो इतना ही रहेगा, तो फोर टी पावर टू अल्फा। बी एन क्या होगा? बी एन समेशन वेरिएशन सबका k फ्रॉम 1 to n। तो आप वेरिएशन ये रख देंगे तो फोर बाहर आ जाएगा, समेशन टी पावर टू अल्फा k फ्रॉम 1 to n। आप इसको कैसे जोड़ेंगे? वन थ्री पावर टू अल्फा, टू थ्री पावर टू अल्फा। सर ये तो डाइवर्जेंस सीरीज। हम्म, नहीं नहीं, वो डाइवर्जेंस। अल्फा की तीन वैल्यूज के लिए ये होल्ड करेगा मतलब ना। सीरीज ये है। आपको ये ध्यान में रखना है, हाँ सीरीज के लिए तो ठीक है, सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए सर अल्फा नेगेटिव होगा तो ये नहीं। अब हमें बी एन अपॉन एन स्क्वायर टेंडिंग टू जीरो ले जाना है, मतलब लिमिट ये है। अप्रोक्स करके एक बार इसको वेरिएबल जो थी, अगर ऐसा ले लूं तो ये कितना कंटिन्यूअस ले लेता हूँ चलो। तो के ले लो या एक्स ले लो, एक्स टी पावर टू अल्फा डी एल कितना आता? एक्स टी पावर टू अल्फा प्लस वन अपॉन टू अल्फा प्लस वन, जीरो टू एन। अप्रोक्सीमेशन है, ये समेशन है, इसमें कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज हैं, मैं ये ले रहा हूँ ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए कि अच्छा कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो एक्स टी जो पर रखना है, एक्स वेरिएबल था तो एक्स टी जो एन रखेंगे, एक बार जीरो जीरो रखे तो कुछ मिलना नहीं है। तो ये एन की पावर टू अल्फा प्लस वन अपॉन टू अल्फा प्लस वन आ गया। तो बी एन अपॉन एन स्क्वायर, ये बी एन है, बी एन अपॉन एन स्क्वायर अगर आप करते हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एन स्क्वायर, तो एन की पावर टू अल्फा प्लस वन और नीचे एन स्क्वायर, तो टू अल्फा माइनस वन अपॉन टू अल्फा प्लस वन। ये आ जाना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये पावर जीरो को तब जाएगी जब ये नेगेटिव होगी ना, क्योंकि फिर एन नीचे आ जाएगा। इफ टू अल्फा माइनस वन नेगेटिव है तो अल्फा लेस देन 1/2। अल्फा हाफ से कम लोगे तो ठीक है ना। ऊपर में भी देख लो, सीरीज समेशन में अल्फा हाफ से कम होगी तो पावर वन से कम होगी, हाँ ठीक है।
टू अल्फा वन से कम हो जाएगा मतलब। अब तो केवल मैथ्स है, केवल ये समझना है लॉजिकली कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी या कब जीरो को जाएगी। एन आपके पास न्यूमरेटर में आ गया है बच्चों, और एन इन्फिनिटी हो जाता है, तो लिमिट जीरो तभी हो सकती है जब ये एन डिनोमिनेटर में आए। उसके लिए टू अल्फा माइनस वन जो पावर है वो नेगेटिव होनी चाहिए, तभी वो नीचे आ जाएगा। तो अल्फा हाफ से कम होना चाहिए। मैं समझा पाया आप लोगों को? हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। ये लिया जा सकता है क्योंकि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। और अगर आपने बीएससी वन में पढ़ा हो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो समेशन जो है वन से एन तक वाला, ऐसा एफ ऑफ आर अपॉन एन, आपको याद होगा। तो आर अपॉन एन की जो एट्स इंटीग्रेशन। रखते थे, वन अपॉन एन की जो डी एट्स रखते थे, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, लॉजिकली गलत नहीं है। एक्चुअली बीएससी के कई रिजल्ट छोटे छोटे यूज हो जाते हैं। समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, क्योंकि वो है इसलिए हो गया। तो थोड़ा आइडिया लगा होगा मेरे ख्याल से, कुछ चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। यस सर। वीट लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो कई एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा था। यहाँ हमारे यहाँ वाले शायद ही इसको पूछे। जो अब मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना है, जिसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, वो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये आपके पास आने के चांस हैं इस पर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं हम। लेकिन वो वीट लॉ ऑफ लार्ज नंबर के बिना, ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है बच्चों। मतलब चेबीशेव समझ में आ रही है, मार्कोव समझ में आई तो चेबीशेव आ गई, चेबीशेव के एप्लीकेशन समझ में आया तो वीट लॉ ऑफ लार्ज नंबर आया, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम आ गई। दो फायदे हैं। एक शॉर्ट टर्म फायदा यह है कि आपका अभी जो पेपर होगा उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर के लिए भी। और प्योर में अगर आप एक या दो क्वेश्चन का मैटर तैयार करते हैं तो हफ्ता 10 दिन से पहले नहीं हो पाता कोई नया टॉपिक। तब जाके प्रोबेबिलिटी फिर भी पता नहीं कितनी है। स्टेटिस्टिक्स का जितना पढ़ा जा रहा है ना पोर्शन, ये आपको फायदा दिला जाएगा अगर आप थोड़ा भी सिंसियर हो जाएं। आपके दो चार सवाल हो जाएंगे, दो चार सवाल की वैल्यू वहीं समझ में आएगी आपको, कि अगर आप 70 पे हो तो 80 पे आ जाओगे, 80 पे हो तो 90 पे आ जाओगे, और ये बड़ा जंप होता है। तो इसलिए चीजों को सीखो ध्यान से। अभी एग्जाम के हिसाब से सीखो, उसके बाद फिर बाद में पढ़ लेना। इतना कोर्स पढ़ के अगर एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है तो पढ़ने में हर्ज नहीं है। चलिए, ठीक है, इतना ही करते हैं। कल सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे काम करेंगे।